हेलो एवरीवन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम शॉर्ट में समझेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चार्गर प्रूफ क्या होता है, जिसमें प्यूरिन और पैरामिडन जो है वो इक्वल होते हैं। इनकी रेशो जो है वो 1 के बराबर होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, प्यूरिन क्या होता है, एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन, और इसकी रेशो जो है वो किसके इक्वल होती है, 1 के। बेस पेयर अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये फिक्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ बेस पेयर लगे होते हैं। बैक्टीरियोफाज में हमारे होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इकोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर लगे होते हैं। इसी तरह से ह्यूमन के अंदर 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर जो है वो अटैच होते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी स्लाइड्स मैंने डाली हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी मेरा ये लेक्चर। पैकेजिंग डीएनए हेलिक्स की किस तरह से होती है, ये है हमारे न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर, जिसमें जो हिस्टोन ऑक्टामर एक कोर हिस्टोन मॉलिक्यूल होता है, जिसके सराउंड में क्या होता है, हमारा डीएनए का थ्रेड जो है वो इसके चारों तरफ जो है वो लिपटा होता है, और किससे जुड़ा होता है, एक लिंकर प्रोटीन से। जो बाहर की तरफ जो आपको प्रोटीन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं H1 हिस्टोन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये यूकेरियोट्स में पैकेजिंग जो है वो किसके द्वारा होती है, हिस्टोन प्रोटीन। कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच होता है, और टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो होता है वो 200 बेस पेयर जो है इसके साथ न्यूक्लियोसोम के साथ जुड़े रहते हैं। उसके बाद में किस तरह से जो है वो पता लगा था जेनेटिक मटेरियल का, कि जो है वो एक जनरेशन से दूसरी में ट्रांसफ़र होता है, जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है वो क्या है। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था ग्रिफिथ ने वर्क किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर, और उसने 2 स्टेन ली थी निमोनिया की। ठीक है, एक तो एस स्टेन ली थी जो कि थी वायलेंट, ठीक है, और आर स्टेन ली थी जो कि नॉन वायलेंट थी। तो जब जैसे ही वो स्टेन डालता था माइस में, तो माइस डेड हो जाता था, और उसने आर को एस के साथ मिक्स करके डाला, तब भी वो माइस जो है वो डेड हो गया। उसके बाद में थर्ड टाइम उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, हीट के द्वारा किल कर दिया स्टेन को, और प्लस लाइव आर के साथ जब जैसे ही उसने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस उसे डेड मिला। तो मतलब उसने पता लगाया कि कोई कुछ तो है जो एक से जनरेशन में दूसरे में, उसने कहा कि जो आर है ना वो बार बार जो है वो एस में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए जो है वो माइस जो है वो मर रहा है, मतलब चूहा बार बार मर रहा है। लेकिन इसके मरने का कारण वो नहीं जान पाया। तो उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एवरी मैक्लॉयड एंड एम मैककार्टी। इन तीनों साइंटिस्ट ने बाद में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के फर्दर उन्होंने स्टडी की और प्रूव कर दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन वाज ड्यू टू डीएनए की वजह से होता है। जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है ना एक जनरेशन से सेकंड में, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डीएनए की वजह से हो रही है। और किस तरह से उन्होंने प्रूव किया, अभी हम बात करते हैं। द फाइनल प्रूव्ड दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल बाय हार्से। बाद में इन दोनों ने कुछ बता दिया, भी कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म्ड नाम दे दिया। तब तक वो बता नहीं पाए थे कि वो डीएनए एक्चुअल में। बाद में ये बात बताई थी हार्से और चेस ने 1952 के अंदर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रेस डाल रही हूँ। इन्होंने वर्क किया था बैक्टीरियोफाज T2 के साथ, और यूज़ किए थे आइसोटोप। एक तो सल्फर को यूज़ किया 35, और एक फॉस्फोरस को यूज़ किया। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट तो मैन में आइसोटोप सल्फर डाला, ठीक है, और दूसरे में फॉस्फोरस डाला। तब उसने देखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जो बैक्टीरिया के अंदर जो चीज़ उन्होंने डाली थी वो उनको नहीं मिली। दैट मीन्स कोई, क्योंकि सल्फर तो है सिर्फ प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। अगर प्रोटीन एक जनरेशन से दूसरी में जाता तो वो डेफिनेटली जेनेटिक मटेरियल होना था, लेकिन सल्फर दूसरी जनरेशन में उनको नहीं मिला उनके बैक्टीरियोफाज में, लेकिन फॉस्फोरस मिला। इसका मतलब है फॉस्फोरस तो डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो है ये बात प्रूफ हो गई थी कि जो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड में ट्रांसफ़र हो रहा है ना, वो क्या है, हाँ डीएनए है। क्योंकि डीएनए में क्या पाए जाते हैं, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में आपको पता है ये फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। ठीक है, आपने अगर केमिस्ट्री के अंदर डीएनए की स्ट्रक्चर देखी है तो आपको जरूर पता होगा। ठीक है, तो ये बात प्रूफ हो गई थी कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो समथिंग जो ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल या नेक्स्ट जनरेशन में, वो जो ट्रांसफॉर्म्ड और कुछ नहीं सिर्फ डीएनए है। और अगर जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ फिर क्या क्या देखी गई कि जेनेटिक मटेरियल होगा तो डेफिनेटली वो रेप्लिकेट करेगा। तो डीएनए को रेप्लिकेशन देखी गई, आरएनए की देखी गई, लेकिन प्रोटीन की कोई रेप्लिकेशन नहीं देखी गई। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होते हैं, सल्फर सिस्टेन। ठीक है,
और इट शुड केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक थायमिन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंस ऑफ थायमिन की वजह से भी ये ज़्यादा स्टेबल होता है। जेनेटिक मटेरियल शुड ऑल्सो बी कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग स्लो म्यूटेशन। और दूसरी खास बात ये होनी चाहिए कि जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए उसमें म्यूटेशन का जो रेट है वो कम होना चाहिए। अगर म्यूटेशन फास्ट हुई तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना, फिर तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगी। तो जेनेटिक मटेरियल शुड एबल टू एक्सप्रेस एज अ मेंडेलियन कैरेक्टर, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक जनरेशन से दूसरे में पास भी होना चाहिए। तो ये उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इन्होंने बताए थे जेनेटिक मटेरियल के। अगर जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरी जनरेशन में तो उनमें ये खास बातें ज़रूर पाई जाएंगी। और उन्होंने ही प्रूव किया था कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो किस सेल साइकिल की बात करें, सेल साइकिल के अकॉर्डिंग बात करें, अगर आपने 11th क्लास में स्टडी किया होगा तो जो यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन है वो एस फेज में होती है, प्रोकैरियोट्स में है वो फिशन से पहले, मतलब जस्ट डिवीजन से पहले होती है रेप्लिकेशन। मेथड जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड को ही मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड माना गया। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। आइडिया किसका था? वेटसन और क्रिक ने दिए, डबल हेलिक्स मॉडल बताया था ना। ठीक है, प्रूव्ड कर दिया था मेसेल्सन और स्टॉल ने। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेमी कंजर्वेटिव जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेथड है वो किसने दिया था? मेसेल्सन एंड स्टॉल ने दिया। वर्क किया किस पे वर्क किया था उन्होंने? इकोलाई बैक्टीरिया पे। किस आइसोटोप को यूज़ किया था? हैवी और लाइट आइसोटोप्स को यूज़ किया था। नाइट्रोजन का एक तो हैवी आइसोटोप यूज़ किया और एक लाइट। और प्रूव्ड कर दिया क्रोमोसोमल लेवल पे, जो प्रूव किया था वो टायलर ने प्रूव किया था। वर्क कर रहे थे वो किस पे? विसिया फेवा पे। और यूज़ किया था ये रेडियो एक्टिव थायमिडिन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? अब थोड़ा मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म किस तरह से होता है। इसके 2-3 स्टेप होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है ना उसमें होती है अनजिपिंग। सबसे पहले जो डीएनए है वो खुलेगा, अनवाइंड होगा, डबल से सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग स्टार्ट एट अ सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस जगह को हम ओरिसाइट कॉल करते हैं। एंजाइम या प्रोटीन जो यूज़ किए जाते हैं वो है हेलिकेज। हेलिकेज का क्या काम होता है? हेलिकेज एक तो अनबाउंड करता है। अनबाउंड किस तरह से करेगा? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल हो जाएगा। उसके बाद में जो एसएसबी प्रोटीन है ना ये रोक देते हैं ताकि दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ ना जाए। फिर टोपोआइसोमरेज क्या करते हैं? सुपर कॉइलिंग को रोक देते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वाइल्ड ना हो वो। तो इन एंजाइम्स और मैकेनिज्म को आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि मेन पॉइंट को ही कवर किया गया है। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। जो नई चेन बनेगी वो हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होगी ऑलवेज 5 to 3 होगी। मेन एंजाइम जो यूज़ किए जाते हैं वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए जो है एक तो पेरेंट स्ट्रैंड होगा, दूसरा जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा ऑफ कोर्स वो भी डीएनए बनेगा। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड थर्ड। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। ठीक है, सेकंड का बहुत कम रोल होता है। फर्स्ट जो है सिर्फ प्राइमर को रिमूव करने के लिए और गैप फिलिंग में यूज़ होता है। प्राइमेज का काम होता है कि आरएनए प्राइमर को बनाते हैं, फॉर्म आरएनए प्राइमर और स्टार्ट और रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। लाइगेज जो है वो डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा मैं ये कुछ एनसीईआरटी का डायग्राम इस तरह से दिया गया है, ये आप देख रहे हैं। हेलिकेज जो है वो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या कर रहा है? सिंगल में कर रहा है। ठीक है, ये रेप्लिकेशन फोक बन गए हैं ना। तो इस जो पेरेंट स्टैंड पे जो दूसरे या फ्रेगमेंट की फॉर्म में जो फॉर्मेशन देख रहे हैं 5 to 3 डायरेक्शन में, जो इस स्टैंड को बोलते हैं, जो मैंने कलर किया हुआ है, लैगिंग और डिसकंटिन्यू स्टैंड। ये कंटिन्यू में नहीं है ना, टूट रहे हैं बीच बीच में फ्रेगमेंट। और ये आप कंटिन्यू स्टैंड देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू और लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। इसकी भी डायरेक्शन दोनों की सेम होगी 5 to 3 5 to 3, क्योंकि नया जो भी स्टैंड बनेगा पेरेंट स्टैंड पे उसकी डायरेक्शन ऑलवेज 5 to 3 ही होगी। समझ गए हैं? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं जो मोस्ट अबडेंट आरएनए, क्योंकि आपको पता है आरएनए क्या होता है, आरएनए क्या क्या फंक्शन होता है। ये प्रोटीन फैक्ट्री फॉर्म करते हैं ना, राइबोसोम इज द राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और राइबोसोम में जो है वो आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जो राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए, 3 टाइप्स के आरएनए आपने स्टडी किए होंगे, अपनी प्रीवियस छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। 80% सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है वो हमारा राइबोसोमल आरएनए होता है। 80% सेल्स जो होती है वो टोटल आरएनए की मोस्ट अबडेंट आरएनए होता है। मोस्ट स्टेबल आरएनए भी राइबोसोमल है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, ये फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाते हैं। और राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज अ कैटालिस्ट की तरह काम करता है, एंजाइम की तरह काम करता है। 23S आरएनए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, इसलिए मेन बातें ही मैंने डाल ली है। अगर किसी ने ये डिटेल में चैप्टर पढ़ा है तभी उसको ये बातें समझ में आएंगी, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ट्रांसफर आरएनए जो है वो इस तरह की शेप आप देख सकते हैं। ये सोल्यूबल आरएनए होता है, अडेप्टर या कैरियर आरएनए होता है। मतलब ये क्या कैरी करता है, ये ट्रांसफर अमीनो एसिड को लेके आता है मैसेंजर आरएनए के पास। इसके जो इस एंड पे क्या लगे होते हैं, एंटीकोडोन लगे होते हैं। स्मॉलेस्ट ट्रांसफर आरएनए होता है। ठीक है, एंटीकोडोन होते हैं। 2D जो शेप होती है उसकी क्लोवर लीफ लाइक होती है, और 3D शेप जो होती है वो अल शेप्ड की होती है। ठीक है, और फंक्शन आपको पता है ये क्या करता है, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करता है। सेम ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, अब आपको पता है 5 to 3 डायरेक्शन में है ये सेंस स्टैंड है, ये जिसको कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। जो दूसरा डीएनए है, दूसरा जो 3 to 5 डायरेक्शन में जो नीचे वाला स्टैंड है उसको हम बोलते हैं एंटीसेंस या टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट पे जो न्यू फॉर्मेशन हो रही है डीएनए की 5 to 3 डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, आरएनए प्राइमर ऐड करने के बाद जो है वो क्या हो रही है, हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है। सेम आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम डाला है। जो भी ये नई बातें मैं ये पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में समझ लीजिए। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसलिए डीएनए के ऊपर जो आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि फर्दर डीएनए से बनना तो आरएनए है, तो आरएनए को बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक टाइप का ही आरएनए पॉलीमरेज मतलब सब कुछ कर देता है, फॉर्म ऑल आरएनए बनाता है। जिसमें सिर्फ 2 ही बातें याद रखने वाली है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का आपको पता है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। मतलब एक ही प्रोटीन जो है वो मतलब बहुत से काम कर रहा है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं होती ना प्रोकैरियोट्स की। तो इसमें सिग्मा फैक्टर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाता है प्रोमोटर के साथ बाइंड करके। और रो फैक्टर जैसे ही रो फैक्टर आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो मैसेंजर राइबोसोमल आरएनए बनाता है। कौन सा राइबोसोमल आरएनए बनाता है, 28S, 18S और 5.8। ये याद रखने हैं आपने। एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो, चाहे वो नीट हो, इवन CSIR गेट, जो ये इन एग्जाम नेट में भी पूछे जाते हैं। और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो मैसेंजर आरएनए मोस्टली बनाता है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो 5S राइबोसोमल आरएनए बनाता है। ये ट्रांसफर आरएनए बनाता है और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो फर्स्ट वाला हमारा राइबोसोमल आरएनए बनाता है आरएनए पॉलीमरेज, सेकंड वाला जो है वो मैसेंजर आरएनए, और थर्ड वाला है ट्रांसफर आरएनए। पर कौन सा ट्रांसफर आरएनए, 5S वाला। ठीक है, और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इस टेबल को तो आप, मैं कहती हूँ, क्रैम कर लीजिए चाहे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। और ये था आज हमने क्या क्या स्टडी किया, डीएनए के बारे में पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में, देन हमने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन देखा डीएनए का। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की हमारी वीडियो और ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।